मणिपुर गांव में सरपंच दामोदर गांव वालों की समस्याओं को जानने के लिए एक सभा का आयोजन करता है। सब बैठे हैं। दामोदर स्टेज पर बैठा है। मेरे प्रिय ग्रामवासियों, मैंने पानी की समस्या दूर की, बड़े लोगों से बात करके स्कूल की मरम्मत करवाई, बेघर लोगों के लिए घर बनवा रहा हूँ। और कोई समस्या है क्या? महोदय, आपने गांव के आरएमपी डॉक्टर हैं, उनका रवैया ठीक नहीं। छोटी सी समस्या के लिए जाओ तो भी खूब सारी दवाइयाँ लिखकर पैसे भी ज्यादा ले लेता है हमसे। पैसे गए तो गए, बीमारी का भी तो 2 दिन बाद फिर वही हाल होता है, कम होता ही नहीं। कम नहीं हुआ करके फिर से जाओ तो खून की कमी है, ताकत नहीं कहकर जबरदस्ती सलाइन लगाने को कहता है, लगाकर फिर पैसे लेता है हमसे। ये बात का मुझे पता है, मेरे से भी इसी तरह पैसे लेता है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि गांव में वही एक डॉक्टर है, शंकर डॉक्टर। इसलिए उसकी बात छोड़कर कुछ और हो तो बताओ। सब मौन रहते हैं। सरपंच और कोई समस्या नहीं सोचकर चला जाता है। इस तरह दिन गुजर रहे हैं। उस गांव का टीचर अरविंद अपनी पत्नी अंजलि को लेकर गांव आता है। अंजलि एक डॉक्टर है। वो सरपंच से पूछकर दवाखाना खोलती है। गांव वालों से अच्छे से बात करके कम दवा लिखकर कम फीस लेती है। इसलिए सब लोग शंकर के पास नहीं जाकर अंजलि के पास आने लगते हैं। शंकर की कमाई कम हो जाती है। तब वो अंजलि और अरविंद से बात करने जाता है। देखिए, आप एक शिक्षक है, आपकी तो बदली होती रहती है, आपकी पत्नी डॉक्टर है, लेकिन क्लिनिक तो मत खोलो। और हाँ, आपके पास आने वालों को आपकी दवाई काम नहीं आएगी कहकर मेरे पास भेज दो, आपको जितने चाहे उतने रुपए दूंगा। डॉक्टर का पेशा भगवान के बराबर है। हमें सबके साथ जीना है, ना कि अकेले जीना है। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। आप जा सकते हैं। ये सुनते ही शंकर गुस्से से उसकी बात न मानने पर मारने की धमकी देता है। तुरंत अंजलि पुलिस को फोन करती है। एसआई रविंद्र उनके पास आता है। अंजलि शंकर को गिरफ्तार करवा देती है। शंकर जेल जाता है। इस तरह दिन बीत जाते हैं। शंकर जेल से छूटकर आता है। अंजलि से बदला लेने की सोचता है। इस काम में किसी की मदद के लिए देख रहा होता है। एक दिन अरविंद शहर गया हुआ है। ये जानकर उस रात शंकर की बीवी सुशीला अंजलि को फोन करती है। हेलो, अरे शंकर की पत्नी हो, अरे ऐसा हो गया, अच्छा मैं आ रही हूँ। ऐसा कहकर फोन रखकर अंजलि फौरन शंकर के घर जाती है। शंकर पीछे से आकर अंजलि के सिर पर लाठी से मारता है। घर के पीछे गड्ढा खोदकर उसे गाड़ देता है। अरविंद पत्नी अंजलि बिना बताए कहाँ चली गई, ये सोचकर परेशान है। तभी अंजलि भूत बनकर अरविंद के पास आती है और उसे पूरी बात बताती है। गुस्से में मत आओ तुम, मैं उनसे बदला लेकर रहूंगी। ऐसा कहकर अंजलि का भूत गायब हो जाता है। इतने दिनों बाद शंकर के पास फिर से रुपए आने लगते हैं। शंकर और सुशीला खुशी से कार में बाहर जाकर लौट रहे हैं। बातचीत करते हुए कार के पीछे की सीट देखते हैं। अंजलि भूत बनी बैठी होती है। देखते ही दोनों घबरा जाते हैं। फिर क्या, कार संतुलन खोकर पास के पेड़ से टकरा जाती है। फर्स्ट एड बॉक्स के साथ भूत उनके सामने आती है और उनकी चोट पर दवा लगाती है। नहीं नहीं, हमें मत मारो। डरो मत, मैं तुम लोगों को मारूंगी नहीं, क्योंकि तुम भी डॉक्टर ही हो, मैं भी डॉक्टर हूँ। हम ही एक दूसरे को मारे तो बचाने वाला कौन रहेगा? अब से तुम कम पैसों में लोगों का इलाज करके उनको बचाया करोगे। उनको बचाना है तुम्हें। अंजलि की आत्मा ऐसा कहती है। आत्मा शांत होकर वहां से चली जाती है। उसके बाद से शंकर अपना तरीका सही करके लोगों का इलाज करने लग जाता है। खानापुर में राजिया और सुकन्या नाम के गरीब दंपत्ति रहते थे। उनकी 3 बेटियां थी। फिर से सुकन्या गर्भवती थी। राजिया गांव के पास बहने वाली नदी से मछलियां पकड़कर बेचकर परिवार का गुजारा बड़ी मुश्किल से करता था। एक दिन वो मछलियां पकड़कर घर आता है। उसकी माँ कनकम्मा घर के बाहर उदास बैठी हुई है।
बेटे को देखकर कुछ कहती ही नहीं, चुपचाप बैठी रहती है। क्या हुआ माँ, इस तरह क्यों बैठी हो, जैसे कुछ खो गया हो? घर में खाट पर हंसती हुई फूल सी बच्ची को देखकर सुकन्या रोती रहती है। राजैया की आवाज सुनते ही मीना दौड़कर बाहर आती है। पापू, पापू, छोटी सी बहन पैदा हुई है, खूब हंस रही है। ये सुनते ही राजैया चक्कर खाकर नीचे गिर पड़ता है। थोड़ी देर में आंखें खोलकर लड़की हुई करके नसीबवान हूं करके हंसूं कि गरीब के घर क्यों पैदा हुई करके रोऊं, ऐसा कहकर रोने लगता है। माँ और बीवी चुप कराती हैं। देखो ना माँ, घर का चिराग चाहिए कहकर इतनी दूर ले आई, अब क्या होगा? बेटा, ऐसा होगा करके मैंने भी नहीं सोचा था। जानबूझकर तुम्हें परेशान क्यों करूंगी, बोलो बेटा। ठीक है माँ, मेरा नसीब ही ऐसा है। तो की मत दो। तभी उनके पास कार में अरविंद और कावेरी नाम के दंपत्ति आते हैं। उनके बच्चे नहीं हो रहे हैं, इसलिए इस बच्ची को दे दो तो हम पालेंगे कहते हैं। देने का मन न होने पर भी गरीबी के कारण सुकन्या, कनकम्मा और राजैया राजी होकर सोने सी बच्ची को उस दंपत्ति को दे देते हैं। वो दोनों खुशी खुशी बच्ची को अपनी कार में लेकर चले जाते हैं। दिन बीत रहे हैं। वो सोने सी बच्ची बड़ी होती है। उसका नाम मैथिली है। कावेरी पास खड़ी होकर काम करा रही है। खाना दो तो बड़ी जल्दी खा लेती है, पर काम जल्दी जल्दी नहीं होता। रात को आपने हाथ पकड़कर मारा था, इसलिए हाथ बहुत दर्द कर रहा है माँ। और एक बार माँ कहा तो सारे दांत तोड़ दूंगी। हमारा नसीब या तुम्हारी बदनसीबी जो हमें अपनी बच्ची पैदा हुई। अब हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, कुछ पैसे देते हैं, लेकर कहीं चली जाओ और कमा कर खाओ। माँ, भले तुम मारो या गालियाँ दो, चाहो तो अपनी जान से मार दो, पर बाहर जाने को मत कहो। यहाँ किसी तरह घर का सारा काम करके एक कोने में पड़ी रहूंगी मैं। इतने में अरविंद वहाँ आता है। देखो कावेरी, मैथिली हमारे घर आने के बाद ही तुम माँ बनी है, मत भूलो। मैं नहीं कहता सोने की गुड़िया की तरह देखभाल करो, पर हमारी बेटी की उम्र की है, जानवर की तरह नहीं, कम से कम काम वाली की तरह तो व्यवहार ना करो उससे। ऐसा कहकर वो चला जाता है। कावेरी अरविंद के ऊपर का गुस्सा मैथिली को मारकर उतारती है। मैथिली रोती हुई वहाँ से चली जाती है। कावेरी बहुत सोचकर एक चाल चलती है। एक दिन घर में कोई नहीं होता, मैथिली अकेली होती है। एक चोर घर में घुसकर मैथिली को मारने आता है। मैथिली घर से भाग निकलती है। वो चोर भी उसका पीछा करता है। इस तरह दौड़ते हुए मैथिली को एक नदी दिखाई देती है। बस फिर क्या, वो तुरंत उसमें कूद जाती है, पानी में बह जाती है। उसी नदी के किनारे मछलियों के लिए राजैया जाल डालकर बाहर खींच रहा होता है। उस मछली के जाल में मैथिली फंस जाती है। जाल में लड़की को देखकर घबरा जाता है, बेहोश है देखकर घर लाता है और उसका उपचार करता है। ये क्या, इस लड़की को देखकर लग रहा है इससे मेरा कोई रिश्ता है, ऐसा सोचते हैं। थोड़ी देर बाद मैथिली को होश आता है। सुकन्या उसके बारे में पूछती है। मैथिली को जितना याद था बताती है। तब सुकन्या खुश होते हुए, सुनो जी, मेरी बेटी मेरे ही पास पहुंच गई, कितनी खुशी की बात है। ये कहकर वो अपनी बेटी को पाकर बहुत खुश होते हैं।